Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe. ये स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा पाठ जूझ रिटन बाय आनंद यादव। इसका हाफ पार्ट हमने पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि जो आनंदा है उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है लेकिन उसके पिता उसे पढ़ने नहीं देते हैं। तो वो एक बार अपनी माँ से कहता है कि वो जो गांव का मुखिया है उनसे बात करे कि उसके पिता उसे पढ़ने नहीं देते बल्कि सारा दिन खेत का काम करवाते हैं। तो वो और उसकी माँ दत्ताजी राव जो कि गांव के मुखिया थे उनसे बात करते हैं जो कि उसका हल निकालते हैं। उसके पिता को डांट डपट कर वो आनंदा को पढ़ाने के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन आनंदा के जो पिता हैं वो कुछ शर्तें रखते हैं कि उससे पहले उसे खेतों के काम निपटाने होंगे और 11 बजे स्कूल लगता है तो 11 बजे वो स्कूल जा सकता है। तो आगे का पाठ हम पढ़ेंगे अभी। अब उसके पिता ने शर्तें रखी थी तो आनंदा ने क्या जवाब दिया? हाँ, खेतों में काम करना होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला चले जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन देख, गाँव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। अब उसके पिता को गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि अब अगर आनंदा पढ़ने जाएगा तो खेतों का काम उसे भी करना पड़ेगा। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं ना पास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान कर नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे क्योंकि इसका 1 साल खराब हो गया था ना। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें मैं कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब पढ़ना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ आई। मन खट्टा हो गया। अब उससे जो छोटे बच्चे थे वो उसकी क्लास में आ गए थे तो इसको बुरा तो लगेगा ही। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में बैठा होता है ना, जैसे उसी तरह मैं भी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरा ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। गमछा होता है जिससे साफा टाइप अंगोछा। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते उसने मेरा गमछा खींच लिया। यानी छोटा सा पतला सा तौलिया टाइप होता है साफा। गया अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचतानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। छाती में धक धक होने लगी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने आया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की।
कांच जहां से गांठ मारी जाती है धोती को पीछे की तरफ से। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर उस पर चोंच मारते हैं वैसे ही मेरा हाल हो गया। यानी जैसे मान लो कोए का खिलौना रख दो जिसमें कोआ बना हुआ है तो सारे कोए इस पर चोंच मारते हैं, उसी तरह उसको भी अपनी हालत लग रही थी जैसे मैं कोई खिलौना हूं और मुझे सारे परेशान कर रहे हैं। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहां कोई नहीं है। सवेरा हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी, 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। अब उसने क्या मंगवा ली, एक नई टोपी मंगवा ली और निक्कर टाइप में मंगवा ली। पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। यानी चड्डी पहनकर तो वो पाठशाला जाता था, वो निक्कर पहनकर पाठशाला में जाता था, एंड जो खेत में जाता था वहां पर धोती पहनता था। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे, यानी मुक्का मारते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत फैलती हुई थी, यानी बच्चे उनसे बहुत डरते थे। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। अब ये वही बात है ना कि अगर टीचर की मार पड़ती है तभी बच्चे पढ़ते हैं, ये भी वही चीज बता रहा है। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। कक्षा का मॉनिटर कौन था? वसंत पाटिल। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता था। यानी लेखक को ऐसा लगता था कि मैं उससे बड़ा हूं, इसलिए मॉनिटर मुझे बनाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। यानी ये बिल्कुल उचित नहीं था कि वो कक्षा में कोई दंगा करे या पढ़ाई को इग्नोर करे। हम तो इसी कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर आता ही रहा और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर भी चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। उसने यानी वसंत पाटिल ने। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटझट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़के के सवाल जांचने लगा। यानी लड़कों के सवाल पहले तो वसंत पाटिल जांचता था, अब ये दोनों ही जांचने लगे। जांचना मतलब चेक करना। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगे। पहली बार किसी ने मुझे आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों ने इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे एंड कक्षा में अच्छा परफॉर्म करने लगा था तो उसका मन लगने लगा कक्षा में। सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास।
पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, मतलब याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आती थी, यानी वो संगीत के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते थे। फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का ग्रहण कराते, यानी जब वो कविता पढ़ाते थे तो साथ साथ एक्शन भी करते थे उसके, उसी भाव की किसी अन्य कविता को सुनाकर भी दिखाते। बीच में कभी यशवंत बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात का संस्मरण सुनाते। ये सभी कवियों के नाम हैं। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वो अपनी भी एक आधी कविता सुना देते। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। यानी बड़ा ध्यान से ये देखता था कि मास्टर के एक्शंस क्या हैं, किन हाव भाव से वो पढ़ाते हैं, उनके बोलने का वे क्या है, सब कुछ वो बड़े ध्यान से सुनता था। कौन? आनंदा। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, ढोर मीन्स जानवर, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार गाता था। यति गति होता है यानी चलने का समय और रुकने का समय, यानी जैसे हम कविता गाते हैं तो उसमें बीच में जो विराम आते हैं उनका है। आरोह अवरोह, ऊंचा और नीचा सुर। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे जाता था। अब वो खेत में भी काम करता था तो मास्टर की ही तरह वो कविता गाता था पूरी ऊंची आवाज में। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब भर गई हैं इसका भान ही नहीं रहता था, यानी ध्यान ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहली, ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। अब देखिए, हम कोई काम कर रहे हो, अगर कोई हमारे साथ हो तो हमें अच्छा लगता है। तो लेखक को भी ऐसा ही लगता था कोई मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन अब तो वो अकेले में ही खुद से बातें करता था, कविताएं गाता था, तो वो बोर नहीं होता था। मैं अपने आप से खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसे लगना लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती है, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था, यानी डांस भी कर ले तो कौन दे देखने वाला। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात परसरीते पांडरी गया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। यह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। अब मास्टर जी ने ये कविता गाकर सुनाई होगी, लेकिन दूसरी ट्यून में इसने अपनी गाई। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मुझे कुछ नए पंख निकल आए हैं। अब एप्रिसिएशन हो गई तो वो और खुश हो गया, उसको अपने ऊपर और विश्वास हो गया। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में मौजूद थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी लगने लगे थे। अब इसका क्या मतलब है कि पहले उसको कवियों पर कोई विश्वास नहीं था, वो कवि को आदमी ही नहीं समझता था। खुद सौंदल गेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही हाड़ मांस क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। मुझे लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल मास्टर ने एक कविता लिखी थी। यह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इस कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। और मास्टर ने अपनी बेल पर, जैसे घर के बाहर उनकी बेल लगी होगी कोई मालती की बेल, तो उन्होंने कविता लिखी। तो उससे कवि को भी लगा, लेखक को, इसको आनंदा को भी लगा कि वो भी किसी चीज पर भी कविता लिख सकता है। यह सब कुछ अनजाने में होता रहता था।
ढोर चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता था, मास्टर को भी दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज, खीसा यानी पॉकेट, जेब, और पेंसिल रखने लगा। कभी वो ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख देता। अब वो भैंस की पीठ पर ही प्रयास करने लगा। देखिए, जैसे यहाँ पर भैंस की पीठ पर वो किससे लिखता था, रेखा खींचकर लिखता था किसी भी चौक से, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन उसको मास्टर जी को दिखा देता। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज टूट जाता और रात में ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखा देता। कभी कभी वो कविता बनाकर इतना उतावला हो जाता था कि सुबह तक की वेट नहीं होती थी। वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर सहज बातें होती है। अब कवि बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब वे बातें हैं। तो वो दोनों उन दोनों पर इस पर डिस्कस करते थे। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई प्रकार की कविताएं सुनाई, तो मुझे लगा इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो मैं सारे दिन दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो ये थी आनंदा की कहानी, यानी आनंद यादव की कहानी। कैसे वो कवि बने, उन्होंने लेखक कवि बनने के लिए कितने संघर्ष किए कि उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, और वो कितने बड़े लेखक बन चुके हैं। तो ये हमें सिखाता है कि अगर संघर्ष किया जाए, अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो यहीं आपका पाठ खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।